हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रीमान इंटीग्रल टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रीमान इंटीग्रल की कुछ प्री रिक्वासाइट्स थी जिनको डिस्कस किया, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने मेन टॉपिक रीमान इंटीग्रल के ऊपर बात करेंगे और पूरा होल डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में रीमान इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे इस टॉपिक को देखते हैं तो इसके अंदर रीमान इंटीग्रल टॉपिक को, तो इसके अंदर एक वर्ड है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल से तो वे परिचित होते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन या इंटीग्रल तो हम लोग 10+2 से ही पढ़ते आए हैं। तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन बनता है कि आखिर इसमें हम क्या नया पढ़ने वाले हैं, या इसमें क्या स्पेशल पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, तो ये किस तरह से डिफरेंट है, मतलब 10+2 में हम जो इंटीग्रेशन करते आए हैं उससे ये किस तरह से डिफरेंट है या किस तरह से अलग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग एक इसके पीछे की जो स्टोरी है और इसके पीछे की जो फिलॉसफी है उसके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में रीमान इंटीग्रल क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन करूं आपसे कि अगर एक फंक्शन है f(x) और उसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन नहीं किया है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन कौन सा है। यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया कि कोई एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। तो आपका जवाब तुरंत ही आएगा कि सर यहाँ पे अगर ये फंक्शन है और इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो वापस हमको एक फंक्शन ही मिलेगा। और वो कैसा फंक्शन होगा, वो एक ऐसा फंक्शन होगा, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ स्मॉल f(x) है तो उसको मैं कैपिटल f(x) से डिनोट कर दे रहा हूँ। f(x) प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाते हैं। तो आप ये बोलेंगे ये एक ऐसा फंक्शन होगा, मतलब इसका इंटीग्रल एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करें तो ये स्मॉल f(x) आ जाए, वापस हमको ये इंटीग्रैंड, क्योंकि इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, तो इंटीग्रैंड हमको वापस मिल जाए। तो यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे वेयर f(x) इज इक्वल्स टू f(x). ठीक है बच्चों, तो 10+2 में जब हम इंटीग्रल पढ़ना शुरू करते हैं या इंटीग्रल का जब चैप्टर आता है तो वहाँ पे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेके किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। मतलब कि हम लोग इंटीग्रल को कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए एंटी डेरिवेटिव। मतलब इसको अगर रफली स्पीक करें तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन या इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका जवाब तुरंत आएगा और आप बोलेंगे सर -cos x होगा। -cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है। तो ये -cos x, यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है। तो ये जो -cos x आप बता रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन -cos x होगा, ये आपके दिमाग में आया कहाँ से, आप किस लॉजिक का यूज़ करके या किस आइडियोलॉजी का यूज़ करके, किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप इसका आंसर -cos x बता रहे हैं। तो आपका जवाब यही होगा कि सर हम इंटीग्रेशन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज ए एंटी डेरिवेटिव। मतलब किसी फंक्शन का इंटीग्रल वो फंक्शन होता है जिसको डिफरेंशिएट करें तो वापस हमको वो फंक्शन मिल जाए। मतलब अगर यहाँ पे आप बोलेंगे सर -cos, क्योंकि -cos x को
मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, इसलिए इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते आए हैं या इंटीग्रेशन में जो भी मेथड हम यूज करते आए हैं उसमें हम लोग इंटीग्रल को कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो आइए अब हम डिफरेंशिएशन की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएशन के माध्यम से अपने इस टॉपिक पे आते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि y = f(x) एक फंक्शन है और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट x के रेस्पेक्ट में dy/dx या इसको f' से भी डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल फार्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ f(x) अपॉन h। तो डिफरेंशिएशन के लिए किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारे पास ये प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन या फंडामेंटल फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल फार्मूला है किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जितने भी वेल नोन फंक्शन के हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट जानते हैं, जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि y = f(x)x⁴n एक फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy/dx या f'(x) कितना होगा, तो आपका जवाब होगा n × x⁴n−1। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर आप x⁴n−1 जो बता रहे हैं, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया, या ये वैल्यू आप कैसे लिख रहे हैं, ये कहाँ से आया रिजल्ट, ये किस तरीके से ये वैल्यू फाइंड किया गया है। तो इसका जवाब ये है इस फार्मूले से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x⁴n का अगर हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है तो हमारे पास ये फार्मूला है, किसी भी फंक्शन के लिए ये एक फार्मूला है, तो इसको प्रिंसिपल फार्मूला बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू कहीं अलग से नहीं आई, ये इसी फार्मूले से निकाला गया है। तो इसी तरीके से जितने भी वेल नोन फंक्शन है, जैसे e⁴x का, sin x का, cos x का, tan x का, log x का, इन सारे वेल नोन फंक्शन का हम लोग पहले डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस मेथड से, इस फार्मूले से निकालते हैं, और उसके बाद और भी बहुत सारे फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको वेल नोन फॉर्म में किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई करके लाते हैं। बहुत सारे रूल्स भी हैं, प्रोडक्ट रूल है, डिवीज़न रूल है, वगैरह वगैरह। तो वहाँ से हम लोग ईज़िली डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल मेथड है या प्रिंसिपल फार्मूला है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो जैसे ही मतलब डिफरेंशियल ख़त्म होता है, डिफरेंशिएशन का पोर्शन ख़त्म होता है, इंटरमीडिएट के बच्चे जब इसको ख़त्म करके इंटीग्रेशन पे आते हैं, तो इंटीग्रेशन में एकदम से हमारे पास इसके लिए ऐसा कोई फार्मूला, जैसे डिफरेंशिएशन के लिए ये फार्मूला प्रिंसिपल फार्मूला है, वैसे ही इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास कोई ऐसा प्रिंसिपल फार्मूला नहीं है कि जिसमें हम अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो उस फार्मूले में पुट करें और उसका इंटीग्रल निकल के आ जाए। तो वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन को कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास ऐसा कोई इस टाइप से, मतलब जैसे डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास फार्मूला है, वैसे इंटीग्रेशन के लिए कोई फार्मूला नहीं है। हम लोग उसको एंटी डेरिवेटिव की तरह यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए हम इसके पीछे की जो स्टोरी है, ये कैसे ये थ्योरी डेवलप हुई, या कैसे हम एक नया मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या इंटीग्रेशन करने का नया मेथड कैसे डेवलप हुआ, इसके पीछे की जो स्टोरी है, पहले उस स्टोरी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यही प्रपोज़ल
मतलब अभी तक के डिस्कशन में मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया कि डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास प्रिंसिपल मेथड है, प्रिंसिपल फार्मूला है, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास कोई ऐसा डिफरेंशिएशन की तरह कोई ऐसा प्रिंसिपल फार्मूला नहीं है जिसमें कि हम वैल्यू पुट करें, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट करें और वैल्यू हमको मिल जाए, ठीक है, उसका इंटीग्रल निकल के आ जाए। तो यही प्रपोजल एक इंटरनेशनल लेवल पे मैथमेटिशियन की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये प्रपोजल रखा गया, यही प्रपोजल रखा गया कि क्या हम जैसे डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल फार्मूला है, वैसे ही इंटीग्रेशन के लिए भी क्या हम कोई ऐसा प्रिंसिपल फार्मूला बना सकते हैं या नहीं। मतलब कि हम जो अभी तक जो मेथड या जो लॉजिक यूज करके किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं उससे हट के उसको यूज़ न करें, उससे कुछ डिफरेंट अप्रोच में या डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वे में हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर पाएँ। तो ये प्रपोजल रखा गया सारे मैथमेटिशियन के सामने और सभी ने उस पर काम करना चालू किया। लेकिन सबसे पहले रीमान, एक मैथमेटिशियन, यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है रीमान, तो रीमान ये कोई वर्ड नहीं है बल्कि ये एक मैथमेटिशियन का नाम है जो बहुत ही जीनियस माइंडेड थे, जीनियस पर्सन थे। वो भी उस मीटिंग में वो भी बैठे थे और उन्होंने भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उस पर काम करना चालू किया। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, कुछ ही दिनों में इन्होंने एक नई थ्योरी डेवलप कर दी जिसमें हम लोग जो पहले मेथड यूज़ करते हैं 10+2 में जो मेथड यूज़ करके इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं वो मेथड यूज़ नहीं करते हैं। ये बिल्कुल एक नया मेथड है जिस मेथड से हम लोग किसी फंक्शन का, अब इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, ये जो नियम होगा ये सारे फंक्शन के ऊपर काम नहीं करता है, ये सिर्फ बाउंडेड फंक्शन के ऊपर काम करता है। यानी बाउंडेड फंक्शन के लिए ये मेथड डेवलप किया गया रीमान के द्वारा। तो इसमें हम लोग मतलब इसको अगर रफली स्पीक करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि रीमान इंटीग्रल कुछ भी नहीं है, रीमान इंटीग्रल कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नया मेथड है, मतलब नया तरीका है या नया मेथड है किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का। वो भी किस टाइप के फंक्शन का, अब यहाँ पे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इसको ऐसे समझिए सिंपल भाषा में कि रीमान इंटीग्रल कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एक नया मेथड है। नया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पुराना हम पहले यूज़ करते आए हैं उससे हटके, उससे अलग ये एक नया तरीका है या नया मेथड है किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का। ठीक है, तो अब इसमें किस टाइप के फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस टाइप का इंटीग्रल हम फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात कि इसमें हम किस टाइप के फंक्शन का हम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। तो पहली शर्त ये है, पहली लिमिटेशन ये है कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, किसी क्लोज इंटरवल पे बाउंडेड होना चाहिए। और इसमें इंटीग्रल हम किस टाइप का इंटीग्रल निकालते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल, इनडिफिनिट इंटीग्रल की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से किसी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना सीखते हैं या फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अब इसके पीछे की मतलब रीमान ने कैसे सोचा और किस तरह से इन्होंने एक नई थ्योरी डेवलप कर दी जिसको बड़ा ही रिगरस इस मेथड को या ये जो इनका ट्रीटमेंट है, जो मेथड है, इसको बड़ा ही रिगरस ट्रीटमेंट, एरिथमेटिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। इसका आगे चल के बड़ा यूज होता है। इसमें जब आप एमएससी में जाएंगे तो एमएससी में या मास्टर्स करेंगे तो एमएससी में आपको एक नया पेपर, नया ब्रांच बन जाता है इन्हीं के कॉन्सेप्ट को लेके और आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए। जैसे एमएससी में आप जाएंगे तो रीमान स्ट्रीटजे इंटीग्रल आप लोग पढ़ते हैं,
और एक नया पेपर बन जाता है, एक पूरी एक ब्रांच बन जाती है मेजर एंड इंटीग्रेशन के नाम से। तो इसलिए ये जो मेथड, क्योंकि कई सारे बच्चे ये सोचेंगे कि अगर ये सिर्फ एक नया मेथड ही है किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का, और हम लोग इंटीग्रेशन का मेथड या इंटीग्रेशन तो हम लोग पहले से ही करते आए हैं, तो इसमें फिर फ़ायदा क्या है, मतलब क्या बहुत इसका एडवांटेज है। तो इसका एडवांटेज बहुत सारा है, क्योंकि ये एक एरिथमेटिकल ट्रीटमेंट है। तो एरिथमेटिकल ट्रीटमेंट जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि इन्हीं के कॉन्सेप्ट को, रीमान इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट को ही ले करके जब आप एमएससी में जाएंगे तो रीमान स्ट्रीटजे इंटीग्रल एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो उसमें एक अजीब टाइप के इंटीग्रेशन की बात होती है जो अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्या होता है, कोई दो फंक्शन दिया जाएगा, मान लेते हैं कि एफ है और जी है, और दोनों फंक्शन क्या है, किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर बाउंडेड है, मतलब किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है। ये एफ और जी दोनों के दोनों फंक्शन किस डोमेन पर डिफाइन है, क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन है, और दोनों फंक्शन बाउंडेड हैं। और इसमें जी के साथ एक लिमिटेशन, एक कंडीशन और लगा दी जाती है कि जी क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है ये, तो इस फंक्शन का यानी फंक्शन एफ का इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू जी, ठीक है, ये हुआ ना एक नया टाइप, एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, मान लेते हैं कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, वेरिएबल एक्स में ये फंक्शन है, तो इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई दो फंक्शन है और जिसमें कुछ कंडीशन है, दोनों बाउंडेड होना चाहिए, और जी हमारा क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये फंक्शन एफ क्या है, दोनों बाउंडेड है। तो फंक्शन एफ का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू जी, यानी फंक्शन एफ को हम अगर जी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो वैल्यू क्या होगी, तो उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एडवांटेज हैं, और आगे जब मेजर थ्योरी और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक पूरा ब्रांच बन जाता है। तो इस ट्रीटमेंट से कई सारे बेनिफिट हुए, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है रीमान इंटीग्रल। तो आइए अब बात करते हैं कि कैसे रीमान ने ये थ्योरी डेवलप की, या उन्होंने कैसे सोचा, या किस तरीके से इसको एक नए मेथड का जन्म हुआ, कैसे उन्होंने इसको डिजाइन किया। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। रीमान ने क्या किया, एक फंक्शन लिया एफ। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो मेथड है ये सारे फंक्शन के ऊपर वर्क नहीं करता है, और इनडिफिनिट इंटीग्रल पे हम इस मेथड से इनडिफिनिट इंटीग्रल फाइंड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें डेफिनिट इंटीग्रल पे काम किया गया है, यानी डिफिनिट इंटीग्रल ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो रीमान ने क्या किया कि एक फंक्शन लिया एफ, और इसको क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन किया। मान लेते हैं कि एफ यहाँ पे अगर इस सिंबल से हम इस तरीके से लिखे हुए, इसका मतलब क्या होता है, एफ यहाँ पे एक फंक्शन है, ए बी सच दैट के बाद ये जो लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन। और इधर जो वैल्यू लिखी हुई है, इधर जो आर लिखा हुआ है, आर क्या होता है, अगर कोई एक ये मैथमेटिकल सिंबल फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में अगर इस तरीके से एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई लिखा होता है, तो आप इससे क्या समझते हैं कि ये यहाँ पे फंक्शन को डिनोट करता है, और x किसको डिनोट करता है, इस फंक्शन के डोमेन को, और y किसको डिनोट करता है, इस फंक्शन के को डोमेन को। ठीक है,
तो ऐसे ही, क्योंकि हर फंक्शन का अपना एक डोमेन और अपना एक कोडोमेन होता है, तो रीमान ने क्या किया, एक फंक्शन लिया जिसका डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी, जिसमें ये क्लोज इंटरवल ए बी क्या है, फाइनाइट है, ठीक है, और कोडोमेन क्या लिया है, कोडोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। कहने का मतलब ये है कि इस डोमेन से, मतलब क्लोज इंटरवल ए बी का कोई भी पॉइंट अगर हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा। तो इसलिए हम इसको, इस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो रीमान ने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन लिया, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है ऑन ए बी, फंक्शन का डोमेन है ये, कोडोमेन ये है, और फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। f इज बाउंडेड ऑन ए बी। तो इसका क्या मतलब होता है, ये जो बच्चे नए हों इस वीडियो में, तो आप लोग पीछे वाली वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये इसको होल डिस्कस किया है, इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। बाउंडेड फंक्शन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो f हमारा क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है। अब इसी फंक्शन को उन्होंने इंटीग्रेट करना चाहा विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b, और यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है, f हमारा क्या है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन और बाउंडेड है। तो उनका टास्क यही था कि अगर हम इस फंक्शन को, मतलब ऐसे फंक्शन को जो बाउंडेड है, इस फंक्शन को, और जो यहाँ पे इसका डोमेन है, उसी डोमेन, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारा है, ये इसका डोमेन है। यानी इस फंक्शन को अगर हम फ्रॉम ए टू बी इसको इंटीग्रेट करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो रीमान का मेन टास्क यही था कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे ए बी क्या है, इसका डोमेन है, ठीक है, गिवन फंक्शन का। तो इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है, हमको जो मेथड हम लोग यूज़ करते आए हैं अभी तक उससे नहीं करना है, उससे हट के कुछ दूसरा मेथड बनाना है, डेवलप करना है। तो आइए इसको समझते हैं कि इसके पीछे की फ़िलॉसफी क्या है, कैसे उन्होंने सोचा, किस तरीके से उसको सोच के इन्होंने, या क्या लॉजिक लेकर के इन्होंने इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड किया। तो जो भी इसके पीछे की फ़िलॉसफी है, जो भी लॉजिक इन्होंने ले करके, जो कॉन्सेप्ट ले करके एक इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, जिसने एक बोल सकते हैं कि एक नए मेथड का जन्म हुआ, जिसकी वजह से, जिसने पूरी क्रांति ला दी पूरी मैथमेटिक्स दुनिया में। मैथमेटिक्स की दुनिया में एक क्रांति ही था जब ये मेथड आया। तो इसके पीछे की फ़िलॉसफी क्या है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कैसे उन्होंने सोचा, इसको कैसे, किस तरीके से इंटीग्रेट किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, रीमान ने क्या किया, रीमान जानते थे कि अगर मैं, एक फंक्शन है जो बाउंडेड है ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो इस फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रल फाइंड करूँगा तो इंटीग्रेशन तो कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूँ, ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ कि इस फंक्शन का इंटीग्रल जो आएगा ये ज्योमेट्रिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपके दिमाग में ये बात क्रिएट हो रही होगी, आपके दिमाग में ये तुरंत आंसर आ रहा होगा कि किसी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें वो ज्योमेट्रिकली क्या बताता है, एरिया बताता है। ज्योमेट्रिकली किसी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ज्योमेट्रिकली वो क्या बताता है, एरिया बताता है। क्योंकि आप इंटरमीडिएट में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आप लोग फ्रिक्वेंटली बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोगों ने इसका यूज़ किया हुआ है
जब एरिया निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये उनको पता था कि इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, लेकिन वो जो वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू एक्चुअली ज्योमेट्रिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो जानते थे कि वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ इसको लिख के यहाँ पे छोड़ देता हूँ क्वेश्चन मार्क लगा के। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है ये एरिया तो बताएगा, लेकिन एरिया किस रीजन की बताएगा, क्योंकि एरिया तो हम किसी रीजन का निकालते हैं, तो ये किस रीजन की एरिया को बताएगा। तो आइए अब इसको समझने के लिए हम लोग एक फिगर ड्राफ आउट करते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉर्नर में। एफ हमारा एक फंक्शन है और ये बाउंडेड है और ये रियल वैल्यूड है, और हमारा टास्क क्या है, इसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना, एफ एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एरिया प्रोवाइड कराएगा। किसकी एरिया, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ये किस रीजन की एरिया बताएगा। तो आइए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। मान लीजिए ये रियल, जो एक्स एक्सिस है ये भी रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस जो है ये भी रियल एक्सिस है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस फंक्शन का आप ग्राफ प्लॉट करें, तो इसका कोई ना कोई अपना एक ग्राफ होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है तो उसको हम 2 डायमेंशन में 2D में उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करने का रूल क्या होता है, जो जनरल बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड ये होता है कि हम क्या करते हैं, डोमेन से कुछ वैल्यू पुट करके फंक्शन में वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। डोमेन की वैल्यू को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और को डोमेन को वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो डोमेन के कुछ पॉइंट्स को हम फंक्शन में पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, और कुछ पॉइंट्स हम निकाल के ग्राफ पे हम लोकेट करते हैं और उसको हम स्मूथली ज्वाइन कर देते हैं। तो जो रिजल्टिंग ग्राफ बनता है वो उस गिवन फंक्शन का ग्राफ कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक फंक्शन यहाँ पे ले रहा हूँ, इसको समझने के लिए कि किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं एक फंक्शन ले लूँ f सच दैट x टेंड्स टू y, जिसमें x हमारा क्या है, x है नेचुरल नंबर, मान लेते हैं ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, और y क्या है, y है इंटीजर का कलेक्शन, 0 +- 1 +- 2 अप टू and so on। और अगर ये फंक्शन एफ एक्स क्या है, x + 1 है, मतलब इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है, इस फंक्शन को भी मैंने डिफाइन कर दिया है, एफ एक्स = क्या है, x + 1 है। तो अगर मैं कहूँ कि इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करिए आप, तो आप क्या करेंगे, इसको एफ एक्स को क्या मान लेंगे, y = एफ एक्स। तो ये बन जाएगा आपका एक इक्वेशन, यानी y = x + 1, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। और इस इक्वेशन का अब ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपल डोमेन से, यानी डोमेन से हम कुछ पॉइंट पुट करके फंक्शन में y की वैल्यू निकाल लेते हैं, और करस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालने के बाद हम उसको ग्राफ पे लोकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ, मान लेते हैं ये x है, ये y है। तो अगर x की वैल्यू 1, मतलब डोमेन सेट को हमने x से डिनोट किया है, y सेट को हमने
मतलब को डोमेन को हमने वाई सेट से डिनोट किया है। तो एक्स की वैल्यू हम डोमेन से पुट करेंगे। डोमेन का अगर 1 हमने लिया, डोमेन का ये 1 एलिमेंट मतलब एक्स से हमने 1 अगर इस फंक्शन में पुट किया है एफ एक्स में, ये है आपका y इज इक्वस टू एफ एक्स। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, एफ के एक्स के स्थान पे यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, तो y इज इक्वस टू क्या मिल जाएगा 1 + 1 2। ऐसे ही 2 अगर यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 अगर है तो इसकी वैल्यू 4। ये इस तरीके से पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये पॉइंट मिल गया हमको 1 2 2 3 3 4 एंड ऑन सो ऑन। तो अगर हमें इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे, ग्राफ में ऐसे पॉइंट दिए रहते हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें इन सारे जो पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने अभी निकाले हैं कुछ पॉइंट्स, उनको हम लोकेट करेंगे ग्राफ पे। तो जैसे 1 2 है तो 1 और 2 यहाँ आएगा, 2 3 यहाँ आएगा, 3 4 यहाँ आएगा। तो ऐसे ये जो पॉइंट मिले ना, इनको स्मूथली हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने से ऐसे ये चलता जाएगा आगे। तो क्लियरली आपको ये पता है कि ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन का इक्वेशन है। क्यों लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि हम इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको एक लाइन ही मिलेगा, इसलिए इसको लाइन का इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx + c, वो एक लाइन का इक्वेशन होता है। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इसका ग्राफ हमने प्लॉट करने का थोड़ा सा ये व्यू आपको दिखाया कि कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन है f और ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो इसका अपना खुद का कोई ना कोई एक ग्राफ होगा। मतलब हर फंक्शन, हमने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया आपको कि अगर ये एक फंक्शन है तो इसका अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमको एक कर्व मिला या एक ग्राफ मिला हमको जो कि स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हर ग्राफ का अपना एक कर्व होता है। मतलब हर फंक्शन का, माफ़ कीजिएगा ग्राफ मैंने बोला, हर फंक्शन का अपना एक ग्राफ होता है। मतलब अगर मैं कोई फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्राफ प्लॉट करूँगा तो हमको एक कर्व मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हर फंक्शन ज्योमेट्रिकली किसी न किसी एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है या किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट करता है, एंड वाइस वर्सा। हर कर्व, मतलब अगर कोई कर्व है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फंक्शन होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन का भी अपना कोई एक ग्राफ होगा। तो आइए इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी है। तो डोमेन को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए आप लोग, अगर इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में ही रहेगा या इसके बाहर भी जाएगा? तो इसका जवाब ये होगा कि इसका जो ग्राफ होगा ना, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि इसका डोमेन सिर्फ ए बी डिफाइन किया हुआ है। क्योंकि डोमेन से ही हम पॉइंट पुट करके y की वैल्यू निकालते हैं। तो जब डोमेन हमारा डोमेन का एक्सट्रीम पॉइंट इधर a है और इधर b है, तो जो ग्राफ बनेगा ना इस फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा, अब हमें ये पता नहीं है कि ये कौन सा फंक्शन है। ये किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, वेल नोन भी हो सकता है, वेल नोन नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिस भी टाइप का हो इसका अपना एक ग्राफ होगा, इसका अपना एक कर्व होगा। मतलब ये किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो बट जो उसका ग्राफ होगा ना, उसका ग्राफ इसी दोनों पॉइंट के बीच में ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। मतलब बी के बाहर नहीं जाएगा और पॉइंट ए से इधर नहीं रहेगा।
और वो जो ग्राफ बनेगी उसकी जो हाइट होगी ना, मतलब वाई एक्सिस के अलांग भी उसकी हाइट की अगर बात करें तो वो इनफाइनाइट लेंथ पे, मतलब एकदम इनफाइनाइट लेंथ पे नहीं बनेगा। उसका जो ग्राफ होगा उसकी हाइट भी फाइनाइट होगी, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन बाउंडेड है इसका मतलब उसका रेंज बाउंडेड है। रेंज बाउंडेड है इसका मतलब डोमेन के किसी भी पॉइंट के लिए y की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आ सकती। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ एक यहाँ पे बना के समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है, अभी तक हमने यही समझा कि हर फंक्शन का अपना एक ग्राफ होता है, तो इस फंक्शन का भी अपना एक ग्राफ है या एक कर्व है। तो इसका ग्राफ मान लेते हैं कि सपोज दैट ये है, कोई एक वेल नोन न बना के एक जिग जैग टाइप का कुछ भी बना लेते हैं। सपोज दैट इस गिवन फंक्शन का ग्राफ ये आ गया इस टाइप से, इसको यहाँ से ज्वाइन करा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये इस फंक्शन का कर्व है, फंक्शन एफ का, यानी मैथमेटिकली ये एक फंक्शन है लेकिन ज्योमेट्रिकली क्या है, ये एक कर्व है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फंक्शन का कर्व, और ये हो गया, इसको हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ से, ये हो गया ऑर्डिनेट, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो ये जो बाउंडेड रीजन है इसको मैं शेडेड कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो ये जो शेडेड रीजन है, इसी रीजन की एरिया ये बताएगा। मतलब अगर इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए टू बी, तो इसकी ये जो ज्योमेट्रिकली जिस रीजन की एरिया बताएगा वो रीजन क्या होगा, ये शेडेड रीजन। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कैसा रीजन है ये, रीजन बाउंडेड बाय द कर्व ऑफ द गिवन फंक्शन, ऑर्डिनेट एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको अगर मैं ए बी सी डी कुछ मान लूँ, ए बी सी डी, या यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ए बी सी डी। ठीक है, तो ये आया समझ में कि इस फंक्शन का अगर हम इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो हमें किस रीजन की एरिया प्रोवाइड करेगा, ये कराएगा। तो कौन सा रीजन होगा, रीजन बाउंडेड बिटवीन द गिवन कर्व ऑफ द गिवन फंक्शन, ऑर्डिनेट एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये बात उनको पता थी कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरिया मिल जाएगा। ठीक है, एरिया बताएगा ये, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू तो कोई ना कोई आएगी, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली में ज्योमेट्रिकली क्या होगा, वो एरिया होगी। किसकी एरिया होगी, एरिया बाउंडेड, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाउंडेड बाय कर्व ऑफ द गिवन फंक्शन, ऑर्डिनेट एंड एक्स एक्सिस, जैसा कि हमने यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया है। तो रीमान ये चीज़ जानते थे, तो उन्होंने ये सोचा, इस तरीके से सोचा कि जब ये इंटीग्रल एरिया को ही बता रहा है तो हम किसी तरीके से, अगर हम किसी भी तरह से एरिया को ही अगर फाइंड कर लें, किसी भी तरह से अगर हम एरिया को फाइंड कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब जो हमारा मेन टास्क है कि इंटीग्रल की वैल्यू निकालना, उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमें एरिया पता चल जाए इसका, तो हम मतलब इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी, इंटीग्रल की एफ एक्स की जो इंटीग्रल होगी फ्रॉम ए टू बी, वो हमको मिल जाएगा। तो इसका मतलब उनका जो पूरा कंसंट्रेशन था वो इसी बात पर फोकस हो गया कि हमको क्या करना है, इसकी एरिया निकाल लेनी है।
अब देखिए यहाँ पे जो कर्व है, ये कर्व हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन हमने समझाने के लिए फिगर के थ्रू हमने समझाने के लिए, फॉर आवर सेक ऑफ कन्वीनियंस, फॉर आवर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैंने एक ऐसा कर्व बनाया है, ठीक है, जिगजैग टाइप का। ये किसी भी टाइप का हमने ये मतलब इस टाइप का मैंने एक फंक्शन कर्व ले लिया है इस फंक्शन का। मान लेते हैं कि इस फंक्शन का जो कर्व है वो इसी टाइप का आएगा। तो ये हमारा कर्व किसी भी टाइप का हो सकता है, वेल नोन भी हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन का भी फंक्शन हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक जिगजैग टाइप का कोई भी एक कर्व मैंने बनाया है। तो आई बात समझ में। अब यहाँ पे रीमान का जो पूरा फोकस है वो अब किस पे हो गया है, उनका जो मेन टारगेट अब बन गया है वो क्या हो गया है, इसकी एरिया निकालना। क्योंकि ये इसकी एरिया अगर हम निकाल पा रहे हैं, फाइंड कर ले रहे हैं, तो हमारा जो मेन पर्पज़ है, मेन टास्क है, इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना, वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उन्होंने कैसे इसकी एरिया को फाइंड करने का प्रयास किया। तो यही सब जो सारे स्टेप्स हैं, जो भी मेथड या जो भी स्टेप्स फॉलो करके इन्होंने इसकी एरिया को निकालने का प्रयास किया है या एरिया को फाइंड किया, वही सारे स्टेप्स हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे में, 1 बाय 1 करके। तो इसलिए जो भी इस ग्राफ को, यानी इस लेक्चर को जिन्होंने भी देख लिया, रीमान इंटीग्रल, उनको रीमान इंटीग्रल जो टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर जिन्होंने भी इस वीडियो लेक्चर को देख लिया है और इस कॉन्सेप्ट को, ये जो अभी मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू उसके पीछे की जो फिलॉसफी है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको रीमान इंटीग्रल में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। रीमान इंटीग्रल आपको बहुत ही आसान समझ में आएगा, कि आसान लगने लगेगा कि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तो ठीक है, अब हमारा मेन टारगेट क्या है, इस रीजन की एरिया फाइंड करना। तो अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि मान लेते हैं इसको यहाँ से अगर ज्वाइन, क्योंकि अब देखिए ये जो रीजन है ये कोई वेल नोन शेप नहीं है। अगर मान लेते हैं इसे एक रेक्टेंगल होता या एक स्क्वायर होता या एक सर्कल होता, तो इसकी एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। लेकिन चूँकि एक ये वेल नोन फिगर नहीं है, तो इसकी एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि मान लेते हैं इसको अगर हम यहाँ से ज्वाइन कराते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें, तो यहाँ तक की एरिया तो हम निकाल पाएंगे इजीली, क्योंकि ये एक क्या है, वेल नोन शेप है, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और इस रेक्टेंगल की एरिया हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, b माइनस a, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी वो कैसे पता चल जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको ये पता है कि यहाँ पे डोमेन में a है, यानी x एक्सिस पे पॉइंट a है। तो ये जो हाइट होगी, हाइट हमको कैसे मिलेगी, ये जो फंक्शन है y = f(x), अगर x के स्थान पे हम a पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, f(a). ठीक है, तो यानी ये जो हाइट है ये एक्चुअली कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, ये f(a) है। और ऐसे ही ये जो हाइट है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे जो ऑर्डिनेट है, इसकी हाइट क्या है, f(b) है। ठीक है, तो अगर हम इस टाइप से, अगर ये फिगर होता, अगर ये जो कर्व है, कर्व हमारा ये ना हो करके ये होता ऐसे, तब तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता और रेक्टेंगल की एरिया हम आसानी से इजीली निकाल पाते। लेकिन
अगर हम यहाँ से ड्रा करके इसकी एरिया निकालेंगे तब भी हमारा ये इतना पोर्शन बच जा रहा है, यानी जो हमारी रिक्वायर्ड एरिया है, जहाँ मतलब जो एरिया हमको निकालनी है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो रीमान ने कैसे सोचा इसको कि किस तरीके से हम मतलब ये जो बची हुई एरिया है इसको कैसे कवर करें, किस तरीके से कौन सा अप्रोच लगा के इसको हम फाइंड करें, इसकी एरिया को कैलकुलेट करें। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो ये जो इनका पहला स्टेप था, पहला स्टेप यही था कि ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है, ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है, इस पूरे क्लोज इंटरवल को उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड किया। तो सब इंटरवल में डिवाइड कैसे करेंगे, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे x1, इसको मान लिया x1, इसको x2। तो एक सिस्टम के थ्रू ये जो पहला पॉइंट है a, इसी को हमने मान लिया x0। x0 से शुरू करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये इस तरीके से x4 है, और ये डॉट डॉट करके सपोज दैट ये xr-1, ये xr, और ये लास्ट में जो पॉइंट b है उसको हमने क्या मान लिया, xn। तो हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, x1, x2, x3। तो नो डाउट ये जो, चूँकि हमें पता है रियल एक्सिस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि राइट साइड में जब बढ़ेंगे तो वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे x0 x1 से छोटा होगा, x1 x2 से छोटा होगा, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। तो ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं, इन पॉइंट्स को लेने से हमको क्या बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट ये है कि अब जो पूरा क्लोज इंटरवल ए बी है ये छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड हो गया है। और कितने सब इंटरवल्स बनेंगे, तो यहाँ पे मैं ऊपर सारे सब इंटरवल्स लिख रहा हूँ। पहला सब इंटरवल जो होगा I1, वो क्या कहाँ से कहाँ तक होगा, x0 टू x1। तो I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x0 टू x1। ऐसे ही I2 क्या होगा, x1 टू x2। ऐसे ही डॉट डॉट करके rth सब इंटरवल जो इसका होगा वो xr-1 टू xr, मतलब ये xr-1 टू xr। और nth सब इंटरवल जो होगा वो कितना हो जाएगा, xn-1 टू xn, क्योंकि xn से जस्ट पहले जो पॉइंट होगा उसको xn-1 से डिनोट करेंगे। तो ये इसमें n सब इंटरवल्स में स्प्लिट हो जाएगा। ये पूरा क्लोज इंटरवल ए बी जो है ये n सब इंटरवल्स में, यानी यहाँ पे पहला इंटरवल ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। और ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं ना, इन पॉइंट्स को एक सेट में अगर हम लिख दें, सेट में इसको एक सेट P के अंदर इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर दें, तो पहला पॉइंट है x0, दूसरा है x1, ऐसे ही तीसरा है x2, डॉट डॉट करके xr-1 xr, और ये लास्ट में xn इज इक्वल्स टू b। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को हमने क्या किया है, एक सेट में रख लिया है। अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि x0 x1 से छोटा होगा और ये x2 x1 से बड़ा होगा। इस तरीके से ये लास्ट में xn इज इक्वल्स टू b है, और ये x0 क्या है, a है। तो विथ दिस कंडीशन एक ये जो सेट है इसमें हमने क्या लिया है, इन्हीं सारे पॉइंट्स को लिया है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
तो हालांकि बाद में अभी मैं जब आगे डेफिनीशन वगैरह लिखवाऊंगा तो उसमें मैं लिखवाऊंगा कि इसी सेट को पार्टीशन उन्होंने कहा। ठीक है, ये जो सेट है जिसमें क्या है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं और कैसे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, यानी इस पी को क्या बोलेंगे, पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो अभी हम लोग डेफिनेशन तो करेंगे ही, पहले बात कर लेते हैं कि इसके पार्टीशन करने से, यानी इस पूरे क्लोज इंटरवल का आप छोटे छोटे सब इंटरवल में पार्टीशन करने से क्या बेनिफिट होगा। हमारा मेन टास्क था ये एरिया फाइंड करना, तो क्या बेनिफिट होगा अब। तो आइए इसको समझते हैं कि अगर हमने इसको यहाँ से ज्वाइन करा दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, इसको ऐसे ज्वाइन कर लें, यहाँ से ऐसे ये डॉट डॉट करके इसको यहाँ पे ज्वाइन करा लेते हैं, ये ऐसे है ये, चलिए इसको यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही ये बीच में भी पॉइंट्स रहेंगे, इसको यहाँ से मैं मिला देता हूँ, ये x4 मान लेते हैं, x4 है डॉट डॉट करके ये। तो ये जो पहले अगर हम पहले एक लाइन ड्रा कर रहे थे ऐसे इस तरीके से, तो जो रेक्टेंगल बन रहा था, इस रेक्टेंगल की एरिया निकाल पाते हैं आसानी से। तो पहले हम सिर्फ इतनी एरिया निकाल पा रहे थे और ये एरिया पूरा बच जा रहा था। अब इसके पार्टीशन करने से बेनिफिट क्या हो रहा है कि अगर मैं लेफ़्ट अप्रोच का मतलब इसको लेफ़्ट से इसको ज्वाइन करा दूँ यहाँ से सारे रेक्टेंगल को ऐसे इस तरीके से, ये ऐसे, मतलब लेफ़्ट साइड से अगर हम इसको सारे रेक्टेंगल को ज्वाइन करके रेक्टेंगल बना लें, मतलब लेफ़्ट अप्रोच से लाइन ड्रा करें, तो हमको ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे। यानी ये जो एक बड़ा रेक्टेंगल था जिसके द्वारा हम सिर्फ इतनी एरिया कवर कर पा रहे थे, अब हमको क्या मिल रहा है, इसके पार्टीशन लेने से हमको क्या बेनिफिट हो रहा है, अब ये हमको छोटे छोटे सब रेक्टेंगल मिल जा रहे हैं जिनकी एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मतलब इस रेक्टेंगल की एरिया, इसकी एरिया सारे, अब जितने रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं, अगर मैं सारे रेक्टेंगल की एरिया को निकाल के सम करूं, उसको जोड़ दूं, तो जो हम पहले सिर्फ इतनी एरिया निकाल पा रहे थे, अब थोड़ा सा और ज़्यादा हम एरिया कवर कर पाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ ये जो, क्योंकि इसके पहले तो सिर्फ हम इतनी एरिया कवर कर रहे थे, लेकिन इसके पार्टीशन करने से हमको ये बेनिफिट हो रहा है कि जो एरिया थोड़ा बच रहा था वहाँ तक थोड़ा सा और हम ज़्यादा कवर कर पा रहे हैं। हालांकि अभी भी ये पूरा जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया तक हम पूरा नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन पहले सिर्फ जो इतनी एरिया हम कवर करते थे उससे थोड़ा ज़्यादा एरिया हम अब कवर कर पा रहे हैं। तो ये तो हो गया लेफ़्ट अप्रोच से जब हमने रेक्टेंगल बनाया, और इसमें हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं रेक्टेंगल, राइट अप्रोच से अगर हम इसको ड्रा करें ऐसे इस तरीके से, ये बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम रेक्टेंगल कितने तरीके से बना सकते हैं, दो तरह से। एक बार हम लेफ़्ट से अगर हम इस लाइन को ड्रा कर रहे हैं, तो हमको जो रेक्टेंगल मिल रहे हैं उन सारे रेक्टेंगल की एरिया का सम करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है उससे थोड़ा कम है, मतलब फिर भी पूरा एरिया हम नहीं निकाल पा रहे हैं। और राइट अप्रोच से जब हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, और उनकी अब जो राइट अप्रोच से बने हैं रेक्टेंगल, इनकी एरिया का अगर हम सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है इससे थोड़ा ज़्यादा एरिया हमको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ना फिगर में, तो ये थोड़ी ज़्यादा एरिया हमको मिल जा रही है।
तो मतलब दोनों ही कंडीशन में अभी भी हमारी जो हमारा जो मेन टास्क था रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको और कैसे अब सॉर्ट आउट किया जाए, इसको और कैसे मतलब इस जो हमारा थोड़ा थोड़ा ये बच जा रहा है, ठीक है, एरिया लेफ्ट अप्रोच से जो रेक्टेंगल बनाए हैं उससे जो थोड़ा सा बच रहा है, अब उसको और कैसे कवर करें, या राइट अप्रोच से जो रेक्टेंगल बनाए हैं उसकी एरिया का सम निकालने में थोड़ा ज़्यादा जो मिल रहा है उसको हम कैसे और कम करें। ठीक है, तो मतलब हमें क्या करना है, लेफ़्ट अप्रोच से जो रेक्टेंगल बने हैं उन सारे रेक्टेंगल की एरिया का जो सम है उसको थोड़ा बढ़ाना है, और राइट अप्रोच से जो रेक्टेंगल बने हैं उनकी एरिया का जो टोटल सम है उसको थोड़ा घटाना है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो इसका उन्होंने इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो पार्टीशन पहले से ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, इस पार्टीशन का उन्होंने क्या किया, एक रिफाइनमेंट किया। ठीक है, रिफाइनमेंट क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन हम लोग जब डेफिनेशन करेंगे तो पूरा लिखवाएंगे। रिफाइनमेंट कुछ नहीं है, मतलब किसी पार्टीशन का रिफाइनमेंट क्या होता है उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन में हम लोग अभी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इसको ऐसे समझते हैं कि ये जो पार्टीशन हमने ऑलरेडी पहले से लिया हुआ है, इसके सारे पॉइंट्स को रखते हुए हम कुछ और पॉइंट इसमें ले लें, क्योंकि अब ये जो पॉइंट्स हमने लिए थे ये तो हमारी चॉइस पे है, हम किसी भी टाइप से मतलब कितने भी तरीके से हम वैल्यू यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं। मतलब कि ये जो पार्टीशन है, ये इस सेट को हमने क्या कहा है, पार्टीशन किसका, क्लोज इंटरवल ए बी का। तो इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं ये तो हमारी चॉइस के पॉइंट हैं, हम पॉइंट को चेंज करेंगे तो हमको एक डिफरेंट पार्टीशन मिल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी क्लोज इंटरवल के कितने पार्टीशन पॉसिबल हैं, तो इनफाइनाइट पार्टीशन होंगे, क्योंकि हम जैसे जैसे हम पॉइंट चेंज करते जाएंगे, चॉइस चेंज करते जाएंगे, हमको अलग अलग पार्टीशन मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्टीशन गिवन पार्टीशन है, मतलब पहले जो हमने पार्टीशन लिया है ये पार्टीशन P है। अब इसमें हम क्या करें, एक कोई और पॉइंट ऐड कर देते हैं, मतलब इस पहले से ही जो ऑलरेडी हमने पॉइंट लिए हुए हैं इसमें हम क्या करें, एक पॉइंट और ऐड कर दें, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट ले लें। तो उस एक्स्ट्रा पॉइंट को लेने से क्या बेनिफिट होगा, तो आइए समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो rth इंटरवल है XR-1 to XR, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है ना rth सब इंटरवल क्या है, XR-1 to XR, तो इसको rth इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि r की वैल्यू 1 से लेके n तक रन करेगी, क्योंकि r की वैल्यू जब इसमें हम 1 पुट करेंगे तो हमको पहला सब इंटरवल मिल जाएगा I1, क्योंकि I1 क्या हो जाएगा, x1-1 x0 to x1, मतलब ये इंटरवल, और फिर r की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो हमको दूसरा सब इंटरवल मिल जाएगा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं जनरल सब इंटरवल या rth सब इंटरवल। ठीक है, तो ये rth सब इंटरवल है, और इसमें टोटल कितने सब इंटरवल बने हैं, n, और पार्टीशन में पॉइंट्स कितने हैं, पॉइंट्स होंगे आपका n+1, क्योंकि ये x0 से शुरू होके xn तक जा रहा है ना, तो पार्टीशन में कितने पॉइंट्स हैं, n+1 पॉइंट्स हैं, और इस पार्टीशन के द्वारा कितने सब इंटरवल बन रहे हैं, n सब इंटरवल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी पार्टीशन में यदि n+1 पॉइंट हैं तो उस पार्टीशन के द्वारा कितने सब इंटरवल बनेंगे, एक कम, मतलब n सब इंटरवल्स बनेंगे। तो चलिए एक हम क्या करते हैं, ये जो पार्टीशन ऑलरेडी हमने लिया हुआ है इसमें हम एक पॉइंट और एडिशनल पॉइंट ले लेते हैं। इसको हमने मान लिया सपोज दैट ये आपका y है, ठीक है, y हमने एक एडिशनल पॉइंट, या यहाँ पे y के स्थान पे जीटा ले लेते हैं, जाई ले लेते हैं, सपोज दैट ये जाई एक एडिशनल पॉइंट है। जो ऑलरेडी हमने पॉइंट्स लिए हैं उनको हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसमें उसको रखते हुए हमने एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ले लिया है। तो
अब नया हमारा जो पार्टीशन बना, इस नए पार्टीशन को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अगर मैं P स्टार, नए पार्टीशन को P स्टार से डिनोट करूँ तो इसमें अब कितने पॉइंट होंगे, x1 xr-1 जाई, फिर ये कॉमा xr कॉमा करके ये लास्ट में xn = b। तो ये भी एक पार्टीशन होगा, P स्टार भी एक पार्टीशन होगा। लेकिन ये जो पार्टीशन है इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं, मतलब इस पार्टीशन P के जितने एलिमेंट हैं उस सारे के सारे एलिमेंट P स्टार के अंदर हैं। मतलब P स्टार हमारा क्या है, सुपर सेट है P का। तो जब हम डेफिनेशन लिखवाएंगे तो डेफिनेशन में यही कंडीशन होती है कि कोई अगर दो पार्टीशन है जिसमें एक पार्टीशन दूसरे पार्टीशन का सुपर सेट है, तो ये जो सुपर सेट वाला पार्टीशन है ये पहले वाले पार्टीशन का रिफाइनमेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे P स्टार क्या हो जाएगा, पार्टीशन P का रिफाइनमेंट हो जाएगा। तो ये P स्टार हमारा क्या है, रिफाइनमेंट हो गया पार्टीशन P का। इसमें हमने एक क्योंकि एडिशनल पॉइंट इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसके आने से, मतलब इस एडिशनल पॉइंट के आने से हमको क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारा टास्क तो ये है कि जो ये थोड़ी सी एरिया बच रही है, ठीक है, इसको कवर करना है। मतलब लेफ्ट अप्रोच से जो बच रही है उसको कवर करना है, राइट अप्रोच से जो ज़्यादा हो रही है उसको कम करना है। तो इस एडिशनल पॉइंट के आने से देखिए अब फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, बाकी सारे जितने रेक्टेंगल हैं उन पे हमें फोकस नहीं करना है। अब सिर्फ हमें इस रेक्टेंगल के ऊपर फोकस हो जाना है, क्योंकि सिर्फ इसमें चेंज हुआ है। इसके अंदर हमने rth सब इंटरवल के अंदर एक पॉइंट हमने लिया है जाई। तो इसके आने से ये जो पहले एक रेक्टेंगल था, अब ये छोटे छोटे दो रेक्टेंगल में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों रेक्टेंगल अगर इनको हम लेफ़्ट अप्रोच से ड्रा करें तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे इरेज कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लेफ़्ट अप्रोच से रेक्टेंगल बनाऊं, ड्रा करूं, लाइन ड्रा करूं, तो यहाँ पे जो ये पहले एक रेक्टेंगल होता था और एक रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक की एरिया कवर करता था। अब ये जब दो रेक्टेंगल में स्प्लिट हो गया है तो लेफ़्ट अप्रोच से जब रेक्टेंगल बना रहे हैं तो ये ऐसे और ये ऐसे बन रहा है। तो अब अगर हम इन दोनों रेक्टेंगल की एरिया का सम करेंगे, मतलब इसकी एरिया निकाल लें, इसकी एरिया निकाल के दोनों का अगर सम करेंगे तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है शेडेड पोर्शन, ये थोड़ा सा ज़्यादा हमको मिल रहा है या नहीं पहले की अपेक्षा। तो पहले तो सिर्फ हम यहाँ से यहाँ तक की एरिया निकाल पा रहे थे, अब इसके एक पॉइंट के आने से ये जो दो रेक्टेंगल में या दो सब इंटरवल जो बना है, इसके माध्यम से जो दो रेक्टेंगल्स बने हैं उनकी एरिया का टोटल सम जो है ना, वो पहले जो एक रेक्टेंगल था सिर्फ उसकी एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब ये थोड़ा सा पोर्शन हम और ज़्यादा कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो जो चाहिए था हमको, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट ये थी कि लेफ़्ट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया के सम को हमको थोड़ा बढ़ाना था और राइट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया का जो सम है उसको हमको घटाना है। तो जिसमें हमको ये बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, और राइट अप्रोच से अब बनाते हैं। तो राइट अप्रोच से अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो पहले राइट अप्रोच से जो रेक्टेंगल था वो यहाँ से यहाँ तक की पूरी एरिया कवर करता था, और अब जब दो रेक्टेंगल में डिवाइड हो गया है तो सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक
और यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये एरिया एक्सक्लूड हो जाएगा, ये जो पोर्शन होगा ना ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ से इसको मैंने हटा दिया, ये पोर्शन हमने क्या किया, निकाल लिया। तो इसको मैं शेडेड भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी ये शेडेड जो पोर्शन होगा ये अब इसमें से ये निकल जाएगा, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ कि पहले हम राइट अप्रोच से जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो हमें ज़्यादा एरिया मिल रही थी। अब इस पॉइंट के आने से जब दो रेक्टेंगल में डिवाइड हुआ है तो अब जो है राइट अप्रोच से रेक्टेंगल बना रहे हैं तो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कम एरिया हमको मिल रहा है। ठीक है, और जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमको रिक्वायरमेंट थी, जो दरकार थी कि दोनों तरफ से यानी लेफ़्ट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया को सम को बढ़ाना था और राइट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया के सम को घटाना था, दोनों ही बेनिफिट हमको इस पॉइंट के आने से हो रहा है, दोनों तरफ से बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये जब सिर्फ एक पॉइंट को हमने ऐड किया है, मतलब एक्स्ट्रा किया, तो हमको क्या बेनिफिट हो रहा है। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमको जो रिक्वायर्ड एरिया तक पहुंचना है वहाँ तक थोड़ा सा उसके नज़दीक हम और जा रहे हैं, उसके नज़दीक थोड़ा सा और पहुंच रहे हैं। तो ऐसे करके अगर हम और पॉइंट्स बढ़ाते जाएं, मतलब जो पॉइंट ऑलरेडी हमने लिए हैं उसको रखते हुए और भी पॉइंट ऐसे बढ़ाते जाएं और उसको इनफाइनाइट की तरफ ले जाएं। मतलब इसमें जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स की संख्या को अगर हम इनफाइनाइट की तरफ टेंड करें तो जो लेफ़्ट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया का सम है वो आखिर में कहाँ तक जाएगा, तो उसकी हद क्या होगी, यही जो रिक्वायर्ड एरिया है यहाँ तक। तो हमको रिक्वायर्ड एरिया हमको मिल जाएगी। और राइट अप्रोच से जो बने हुए रेक्टेंगल की एरिया का जो सम है वो घटते घटते कहाँ तक आएगा, जो हमारी रिक्वायर्ड एरिया है वहाँ तक पहुँचेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगी। तो आइए अब जो मैथमेटिकल टर्म रीमान ने इन्हीं सारे ये जो हमने स्टेप्स अभी डिस्क्राइब किए हैं, इन्हीं सारे स्टेप्स को उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में एक डेफिनीशन बनाते हुए, एक नाम देते हुए, क्योंकि हमें चीज़ें पढ़नी है, एनालाइज करनी है, तो अब ये बार बार जैसे मैं ये सपोज दैट ये बोल रहा हूँ कि लेफ़्ट अप्रोच से बनाए गए रेक्टेंगल की एरिया का सम, ठीक है, तो उसको अब इतना कहना ये ठीक नहीं है, मैथमेटिकल टर्म हम यूज़ कर लेंगे। तो आइए समझते हैं कि इसी फिगर के माध्यम से ये जो लेफ़्ट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया का टोटल सम है उसी को रीमान ने क्या डिफ़ाइन किया या उसको क्या नाम दिया और उसको कैसे डिनोट किया। ठीक है, तो आइए अब तो चलिए लेफ़्ट अप्रोच से मतलब किसी भी पार्टीशन के द्वारा जितने सब इंटरवल्स बन रहे हैं उन सारे सब इंटरवल्स के माध्यम से जो रेक्टेंगल बनेंगे लेफ़्ट अप्रोच से, उन सारे लेफ़्ट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया का जो सम है उसको रीमान ने बोला कि ये क्या है, उसको कैसे डिनोट किया, LPF से। क्योंकि मैथमेटिक्स में इतना लंबा चौड़ा बोलना मतलब स्टेटमेंट में कि लेफ़्ट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया का सम, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो हम सिंबल से काम चला लेते हैं। तो इसको उन्होंने LPF से डिनोट किया और इसको क्या बोलते हैं, इसको रीमान लोअर सम या सिंपली लोअर सम भी हम लोग बोलते हैं, लोअर सम ऑफ द फंक्शन f विथ रेस्पेक्ट टू पार्टीशन P। ठीक है,
तो ये LPF क्या है, ये कुछ नहीं है बल्कि ज्योमेट्रिकली ये जो यहाँ पे जो फिगर हमने ड्रा किया है, ये LPF लेफ्ट अप्रोच से बने हुए टोटल रेक्टेंगल की एरिया के सम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी एक जो डेफिनीशन है, मतलब LPF ये तो एक नोटेशन है, और इसकी डेफिनीशन क्या है, डेफिनीशन ये है R इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल mr इंटू डेल r। ठीक है, इसको लोअर सम को इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया। तो आइए अब इसको समझने का भी प्रयास करते हैं कि ये जो डेफिनीशन है एक्चुअली, क्योंकि लोअर सम को इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया है, अभी मैं आगे डेफिनेशन लिखवाऊंगा, लेकिन अभी इसको मैं इसी फिगर के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोअर सम की जो डेफिनेशन दी गई है, ये एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है ये कुछ नहीं है बल्कि लेफ्ट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया का सम है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो पार्टीशन P है, ये जो P है ना, ये पार्टीशन P को रिप्रेजेंट करता है, ये फंक्शन F को रिप्रेजेंट करता है, और इसको बोलते क्या है, लोअर सम ऑफ द फंक्शन F विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। क्योंकि हम जो पार्टीशन ले रहे हैं ना, उसी पार्टीशन के थ्रू जो रेक्टेंगल बन रहे हैं उन्हीं रेक्टेंगल्स की एरिया का सम निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम पार्टीशन चेंज करते जाएंगे, ये चीज़ें मतलब लोअर सम हमारा वो पार्टीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। पार्टीशन चेंज करेंगे तो ये लोअर सम भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि इसकी जो डेफिनीशन है, इसकी डेफिनीशन ये है, होती है, इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया। तो इसमें जो n है, r की वैल्यू रनिंग फ्रॉम 1 to n, इसमें जो n है ये n क्या है, तो n क्या है, किसी ये जो हमने पार्टीशन लिया था अभी, पार्टीशन में कितने पॉइंट्स थे, n+1 पॉइंट्स थे, x0 से शुरू होके लास्ट में ये xr-1, लास्ट में क्या है, b है। तो इसमें कितने पॉइंट हैं, x0 से शुरू है तो इसमें n+1 पॉइंट होंगे, और इसमें सब इंटरवल कितने बनेंगे, जब इस पार्टीशन में n+1 पॉइंट है तो सब इंटरवल्स कितने बनेंगे, n। तो I1 क्या हो जाएगा, x0 to x1, ऐसे ही I2 कितना हो जाएगा, x1 to x2, और इस तरीके से IN हमारा हो जाएगा xn-1 to xn। ठीक है, तो इस पार्टीशन के द्वारा जितने सब इंटरवल्स बने हैं उन्हीं की संख्या है ये n। तो n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टोटल सब इंटरवल्स कंस्टिट्यूट बाय दिस पार्टीशन P। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, m1 del 1, जहाँ पे अब इसको हम समझ लेते हैं पहले mr क्या है और del r क्या है। ठीक है, स्मॉल mr, वेयर स्मॉल mr है इन्फीमम ऑफ f ऑन rth सब इंटरवल xr-1 to xr। ठीक है, और डेल r क्या है, डेल r होता है rth सब इंटरवल की लेंथ, मतलब xr-1। ये हमारा ऑफ f ऑन आई आर, rth सब इंटरवल यही है xr-1 to xr, और डेल r क्या है, xr-1 फॉर ऑल r इज इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, तो स्मॉल mr क्या है, इन्फीमम ऑफ f ऑन आई आर। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले इसको हम समझ लेते हैं कि स्मॉल mr क्या है, इन्फीमम ऑफ f ऑन आई आर। इसका मतलब ये हुआ कि rth सब इंटरवल के लिए जो रेंज आएगा, मतलब rth सब इंटरवल की जो रेंज आएगी अंडर f, उस रेंज सेट की जो इन्फीमम वैल्यू होगी वो इन्फीमम है mr। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है
चूँकि फंक्शन क्या है, पूरे क्लोज इंटरवल पे बाउंडेड है, ठीक है। तो ये फंक्शन अपने उसके हर सब इंटरवल पे, यानी ये जो पार्टीशन के थ्रू जितने सब इंटरवल्स बने हैं, सारे सब इंटरवल्स पे भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। मतलब सारे सब इंटरवल के लिए जो रेंज आएगी वो रेंज क्या होगी, बाउंडेड होगी। तो बाउंडेड होगी इसका मतलब उसका सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सुप्रीमम और इन्फीमम किसी सेट का कब एग्जिस्ट करता है, जब वो बाउंडेड हो। तो एम आर क्या है, बेसिकली आरएथ सब इंटरवल क्या है, पूरे क्लोज इंटरवल ए बी का एक छोटा सा पीस है, एक सब इंटरवल है। तो इस सब इंटरवल के लिए जो रेंज आएगी, सिर्फ इस पोर्शन की जो रेंज आएगी अंडर एफ, उस रेंज की इन्फीमम वैल्यू है स्मॉल एम आर, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट ये हमारा फंक्शन है, गिवन फंक्शन, और ये है क्लोज इंटरवल ए बी। इसका डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी है। तो ए और बी के बीच में तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने हमने पार्टीशन के पॉइंट लिए हैं उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट कर देते हैं। तो ये सपोज दैट एक्स नॉट है, ए को ही हमने एक्स नॉट बोला है, और ये x1 है, x2 है, ऐसे करके ये xr-1, एक्स आर, और ये लास्ट में जो पॉइंट B है इसको हमने क्या मान लिया, xn, ठीक है, ये xn है। तो चूंकि, और ये इसका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। तो चूंकि ये फंक्शन पूरे क्लोज इंटरवल ए बी पर बाउंडेड है, इसका मतलब इसका जो रेंज आएगा, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट का हम इमेज निकाल लेंगे अंडर एफ, और जो कलेक्शन होगा, इमेज का कलेक्शन होगा, उसी को रेंज बोलते हैं। वो जो कलेक्शन होगा वो बाउंडेड होगा, यानी रेंज इसका बाउंडेड होगा। तो यहाँ पे स्मॉल एम आर हम समझते हैं कि स्मॉल एम आर क्या है। तो स्मॉल एम आर कह रहा है इन्फीमम ऑफ एफ ऑन आई आर। तो आई आर का मतलब आरएथ सब इंटरवल। तो आरएथ सब इंटरवल हमारा क्या है, सिर्फ ये पोर्शन है, XR-1 to XR। अब इस सब इंटरवल के लिए हम क्या निकालेंगे, रेंज निकाल लेंगे। मतलब सिर्फ इस पोर्शन की जो रेंज आएगी, सपोज दैट ये हमने एक सेट के थ्रू यहाँ पे इसको दिखाया है कि इसकी आरएथ सब इंटरवल की जो रेंज आएगी, इस रेंज सेट की जो इन्फीमम वैल्यू होगी वो है हमारा स्मॉल एम आर। तो ऐसे ही अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल आर इज इक्वल्स टू 1 to n। तो इसका मतलब अगर हम r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो m1 क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ f ऑन i1। r के स्थान पे क्या लिखेंगे, i1। तो m1 हमारा क्या होगा, i1 का क्या है, फर्स्ट सब इंटरवल x0 to x1। तो ये फर्स्ट सब इंटरवल के लिए जो रेंज आएगा, उस रेंज सेट की इन्फीमम वैल्यू होगी m1। ऐसे ही m2 क्या हो जाएगा, x1 to x2 के लिए जो रेंज निकालेंगे उसकी जो इन्फीमम वैल्यू होगी वो हो जाएगा m2। एंड लाइकवाइज इस तरीके से अप टू mn हमारा क्या होगा, लास्ट वाले सब इंटरवल्स की जो रेंज आएगी उसकी इन्फीमम। तो ये हो गया हमारा स्मॉल एम आर। और डेल आर क्या है, डेल आर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द आरएथ सब इंटरवल। तो आरएथ सब इंटरवल हमारा क्या है, XR-1 to XR। तो किसी इंटरवल की लेंथ क्या होती है, लेंथ कैसे निकालते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो इसमें फाइनल पॉइंट क्या है, XR, और इनिशियल पॉइंट क्या है, XR-1। तो अगर इसकी लेंथ मैं बोलूँ कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो क्या बताएंगे आप, XR-1, ठीक है, XR-1 यही है। और इसको डिनोट करते हैं हम डेल आर से, मतलब लेंथ ऑफ आरएथ सब इंटरवल को हम ये इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो अगर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल वन का मतलब फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ। तो फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ क्या हो जाएगी, x1 माइनस x0, क्योंकि पहला सब इंटरवल हमारा क्या है, x1 to यही है ना, x0 to x1। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, x1 माइनस x0। तो ये हमारा एम आर और डेल आर है, ठीक है। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे
m1 del 1 प्लस m2 del 2 प्लस अप टू mn del n, यही होगा। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। यहाँ ऊपर मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। अभी इस फिगर को मिटाएंगे नहीं, क्योंकि इसी को हमको समझाना है। ये जो LPF लिख रहे हैं हम नोटेशन में, ये LPF इससे डिनोट करते हैं, लेकिन इसको बोलते क्या है, लोअर सम या रीमान लोअर सम ऑफ द फंक्शन f विथ रेस्पेक्ट टू पार्टीशन P। और इसकी डेफिनेशन क्या है, R इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल mr इंटू डेल आर। तो ये कितना हो जाएगा, m1 del 1 प्लस m2 del 2 प्लस mn del n। ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे, r की वैल्यू रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो जब 1 पुट करेंगे तो m1 del 1 प्लस m2 del 2 प्लस mn del n, यही आएगा। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एक्चुअली जो डेफिनेशन इन्होंने डिफ़ाइन किया है ना, LPF को इस तरीके से जो डिफ़ाइन किया है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आएगा। और ये जो वैल्यू है ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, इस फिगर में जो हमने लेफ़्ट अप्रोच से रेक्टेंगल बनाया है ना, उनकी लेफ़्ट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया का सम है। ये कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने टर्म है, जैसे ये पहला टर्म है m1 इंटू del 1, तो ये जो पहला टर्म है ये पहले रेक्टेंगल की एरिया बताएगा। दूसरा जो टर्म है m2 del 2, ये दूसरे रेक्टेंगल की एरिया बताएगा, जब हम लेफ़्ट अप्रोच से बनाएंगे तब रेक्टेंगल। ठीक है, ये ऐसे ग्राफ है। तीसरा टर्म, इसमें जो तीसरा रेक्टेंगल है इसकी एरिया बताएगा, लेफ़्ट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया का सम एरिया बताएगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे ये जो पहला टर्म है ये किस तरह से पहले रेक्टेंगल की एरिया बता रहा है। ठीक है, तो इसमें चलिए अगर हम इसको यहाँ से फिगर के थ्रू समझें, तो लेफ़्ट अप्रोच से अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो यही हमारा रेक्टेंगल होगा। अगर हमें इसकी एरिया निकालनी है तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी ब्रेड निकाल लेंगे, मतलब ये लेंथ निकाल लें। और अगर हम ये लेंथ निकाल लें तो मतलब लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अगर इन दोनों की वैल्यू हमें पता हो तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब लंबाई को चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसकी एरिया निकल जाएगी, इसकी एरिया मिल जाएगी। तो ये जो लेंथ है, मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये एक्चुअली है क्या, ये del 1 है। ये हमारा क्या है, del 1 है, क्योंकि del 1 अभी हमने बताया del r क्या है, लेंथ ऑफ दी rth सब इंटरवल। तो del 1 क्या हो जाएगा, del 1 हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ दी फर्स्ट सब इंटरवल, मतलब x1 माइनस x0। देखिए यहाँ से फिर से मैं लिख दे रहा हूँ इस पर, स्मॉल mr क्या है, इन्फीमम ऑफ f ऑन IR इज इक्वल्स टू XR माइनस 1 टू XR, और del r क्या है, XR माइनस XR माइनस 1 फॉर ऑल R इज इक्वल्स टू 1 टू n। ठीक है, तो r के स्थान पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो del 1 हमारा क्या हो जाएगा, x1 माइनस x0। तो x1 माइनस x0 जो है ये यही लेंथ होगी, इसी को हम कहेंगे del 1। del 1 का मतलब सिर्फ क्या है, पहले सब इंटरवल की लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारा क्या है, पहला फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ है, जिसको हम del 1 से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारा del 1 है। और ये जो हाइट होगी ना, एक्चुअली ये जो हाइट है, वैसे तो ये FA है,
लेकिन FA की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, M1 के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि M1 क्या होगा, M1 क्योंकि MR हमारा क्या है, इन्फीमम ऑफ F ऑन IR। तो ऐसे ही अगर R के स्थान पे 1 पुट करेंगे तो M1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन्फीमम ऑफ F ऑन I1 का मतलब फर्स्ट सब इंटरवल। तो इस फर्स्ट सब इंटरवल में फंक्शन फर्स्ट सब इंटरवल के लिए जो रेंज आएगा उस रेंज की जो इन्फीमम वैल्यू होगी वो हमारा होगा M1। तो अब ये बताइए आप लोग कि जो इसका जो रेंज होगा, रेंज को हम हमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेजर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस इंटरवल के लिए जो सबसे मिनिमम हाइट होगी कर्व को टच करने वाला, यहाँ से अगर हम लाइन ड्रा करें तो जो जिस पॉइंट पे सबसे मिनिमम हाइट होगी मतलब उसी पॉइंट के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और वही हमारा इन्फीमम हो जाएगा, मतलब उस रेंज की इन्फीमम आएगी। तो सबसे कम हाइट यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन के लिए अगर बात करें तो इस कर्व की जो सबसे हाइट है वो मिनिमम कहाँ है, इस पॉइंट पे है। ठीक है, उसके बाद जितने भी पॉइंट हैं इन सारे पॉइंट मतलब आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हमको हाइट थोड़ा सा और ज़्यादा मिलता जाएगा, मतलब हाइट और बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम हाइट ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो लेंथ होगी ना ये सबसे मिनिमम होगी, मतलब रेंज सेट में ये जो वैल्यू होगी ये सबसे मिनिमम होगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, M1। ठीक है, क्योंकि M1 क्या है, इन्फीमम ऑफ F ऑन I1, मतलब I1 के लिए जो रेंज आएगा उसकी इन्फीमम वैल्यू। तो सबसे ज्योमेट्रिकली अगर बात करें तो यहाँ हम सिर्फ हाइट से यहाँ से मेजर करेंगे कि सबसे मिनिमम जो हाइट होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा इस इंटरवल के लिए। तो यानी M1 हमारा ये हाइट हो गया, del1 ये हो गया, तो M1 इंटू del1 क्या बताएगा, इस रेक्टेंगल की एरिया। तो यानी जो पहला टर्म है ये कुछ नहीं बल्कि इस फिगर में जो हमने लेफ्ट अप्रोच से रेक्टेंगल बनाया है, पहला रेक्टेंगल, उसकी एरिया है ये। ऐसे ही दूसरा जो टर्म है सिमिलरली ये दूसरे रेक्टेंगल की एरिया, क्योंकि ये del2 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल की एरिया का सम बताएगा, एरिया बताएगा। तो इसी तरीके से जितने भी टर्म हैं इसके अंदर, और कितने टर्म हैं, n टर्म्स हैं, और इसमें रेक्टेंगल भी कितने बनेंगे, जब हमने पार्टीशन P लिया है। ठीक है, P में ये जाई नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए मान लीजिए आपको रिफाइनमेंट करके इसको दिखाया है। तो कितने सब इंटरवल्स बनेंगे, n सब इंटरवल्स बनेंगे। तो जब n सब इंटरवल्स हैं तो कितने रेक्टेंगल बनेंगे, n रेक्टेंगल भी बनेंगे, क्योंकि n सब इंटरवल हैं तो n रेक्टेंगल बनेंगे। तो टोटल n रेक्टेंगल है और इसमें टर्म्स कितने हैं, टर्म भी n है, और हर टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल की एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल सम है, हम ये बोल सकते हैं कि इस फिगर में जो लेफ्ट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल हैं उनकी टोटल एरिया का सम है। ठीक है, तो अब आगे चल के हम ये बार बार ये नहीं बोलेंगे कि लेफ्ट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया का सम, उसको सिर्फ और सिर्फ हम एक सिंबल के थ्रू बोल देंगे कि ये क्या है, LPF है, या उसको वर्ड में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे लोअर सम है। ठीक है, तो उसको लोअर सम कहते हैं। अगर लोअर सम कह दिया तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट अप्रोच से आप क्या समझेंगे, फिगर को तुरंत आप दिमाग में बैठाएंगे कि लेफ्ट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया का सम है। सिमिलरली राइट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया के सम के लिए भी इन्होंने एक सिंबल यूज़ किया और इसको डिफाइन किया, जिसको हम UPF कहते हैं। और UPF को क्या पढ़ते हैं, अपर सम। कैसे पढ़ते हैं इसको, रीड एज अपर सम ऑफ द फंक्शन F विथ रेस्पेक्ट टू पार्टीशन P। और इसकी डेफिनेशन क्या है, R = 1 to n कैपिटल MR इंटू del R। अब यहाँ पे ये लोअर सम की डेफिनेशन और अपर सम की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल MR और स्मॉल r का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ भी del R है, यहाँ भी del R है। इसमें स्मॉल MR होता है, यहाँ कैपिटल MR है। ठीक है, तो कैपिटल MR क्या होता है,
जैसे स्मॉल एम आर है, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। कैपिटल एम आर ये है सुप्रीमम। जैसे स्मॉल एम आर इन्फीमम होता है, वैसे ये सुप्रीमम होता है। सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन आई आर। आई आर क्या है हमारा, एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, ठीक है। और डेल आर तो आप जानते ही हैं, डेल आर के बारे में बताया मैंने। आरएथ सब इंटरवल है ये एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1 फॉर ऑल आर इज इक्वल्स टू 1 टू n। तो इसमें इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन में सिर्फ क्या है, क्या डिफरेंस है, यहाँ स्मॉल एम आर है, इसमें कैपिटल एम आर है। तो कैपिटल एम आर क्या है, सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन आई आर। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे इन्फीमम हमने समझा था वैसे ही क्या है, ये सुप्रीमम है। तो इसका सिर्फ यही मतलब है, अगर ये पूरा वर्ड लिखा हुआ है सेंटेंस कि सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन आई आर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आरएथ सब इंटरवल के लिए जो रेंज आएगा अंडर एफ, उस रेंज सेट की सुप्रीमम वैल्यू, ठीक है। तो स्मॉल एम आर जो होता है वो आरएथ सब इंटरवल की जो रेंज आएगी उसकी इन्फीमम है, और कैपिटल एम आर क्या है, आरएथ सब इंटरवल की जो रेंज आएगी अंडर एफ, मतलब आरएथ इंटरवल पोर्शन के का जो रेंज आएगा, ठीक है, अंडर एफ, उसकी सुप्रीमम वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम इसको भी ओपन करेंगे तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो यूपीएफ है जिसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ये कुछ नहीं बल्कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, राइट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया का टोटल सम। क्योंकि इसको जब हम ओपन करेंगे तो ओपन करने से हमको क्या मिलेगा, इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं, m1 del 1 प्लस m2 del 2 अप टू mn del n, ठीक है। तो इसका जो पहला, इसमें भी कितने टर्म होंगे, n टर्म्स होंगे, और इसके जो हर टर्म्स हैं वो कुछ और नहीं बल्कि ज्योमेट्रिकली इस फिगर में जो राइट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल है उसकी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि डेल 1 तो हमारा यही है। अब यमोन क्या हो जाएगा, यमोन का मतलब इस सब इंटरवल में सबसे मैक्सिमम हाइट को देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट क्या है, तो मैक्सिमम हाइट हमारी ये है, तो ये हमारा एमोन बन जाएगा इस इंटरवल के लिए, ठीक है। जो इस इंटरवल के लिए जो ये m2 था हाइट, इस इंटरवल के लिए ये सुप्रीमम की अगर बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एमोन, ठीक है। मतलब इस फिगर के थ्रू आपको यहाँ से मेजर करेंगे तो ये जो हाइट है, आप इस हाइट को क्या पाएंगे, सबसे मैक्सिमम, और मैक्सिमम ही हमारा क्या होगा, सुप्रीमम। तो सुप्रीमम हमारा क्या है, एम1 है, मतलब इस सब इंटरवल में सुप्रीमम हमारा क्या हो जाएगा, एम1 हो जाएगा। तो एम1 हमारी ये हाइट है। तो अगर हम डेल 1 को एम1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस रेक्टेंगल की एरिया मिल जाएगी। अब जो राइट अप्रोच से बना हुआ रेक्टेंगल है, तो ऐसे ही इसके अंदर और जितने भी टर्म्स हैं, ऐसे ये दूसरा वाला जो टर्म है, ये दूसरा टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे वाले रेक्टेंगल की एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे ही हर टर्म इसमें किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस फिगर के थ्रू अगर हम समझें तो राइट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है या ये जो टोटल सम है, ये कुछ और नहीं बल्कि राइट अप्रोच से बने हुए टोटल रेक्टेंगल की एरिया का सम है, ठीक है, जिसको कि अपर सम बोलते हैं या रीमान अपर सम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अभी हम सिस्टमेटिकली सारी चीज़ों को डिफाइन करवाएंगे, बस इस फिगर के थ्रू हम फिगर के अप्रोच से, फिगर के माध्यम से इन सारी चीज़ों को आपको क्लियर कराना चाहते थे। तो इसमें हमने लोअर सम और अपर सम को समझा कि लोअर सम और अपर सम क्या होता है। मैथमेटिकली इसको हम लोअर सम बोलते हैं और सिंबल से इसको, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट करते हैं। उसकी डेफिनेशन ये है, बट ज्योमेट्रिकली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया का सम।
और अपर सम किसको डिनोट करता है, राइट अप्रोच से बने हुए रेक्टेंगल की एरिया का सम है। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन करूँ, ठीक है, क्वेश्चन मैं करूँ कि ये जो हमने लोअर सम और अपर सम निकाला है ये किस पार्टीशन के थ्रू है, पार्टीशन पी के थ्रू। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन, पार्टीशन पी के करेस्पॉन्डिंग जो लोअर सम है उसको LPF और पार्टीशन पी स्टार के करेस्पॉन्डिंग जो लोअर सम है उसको LP स्टार F से डिनोट करेंगे। तो P स्टार जो है ये P का क्या है, रिफाइनमेंट है, क्योंकि P स्टार में हमने एक एडिशनल पॉइंट ऐड किया था, ठीक है, क्योंकि ये P स्टार सुपर सेट है P का, तो ये P स्टार क्या है, रिफाइनमेंट है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि इन दोनों में, अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयर करने को कहूं कि इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, तो आप तुरंत कहेंगे। अब आपको ये मैथमेटिकली अभी तो हालांकि इसको हम थ्योरम, यही जो रिजल्ट है ना इसको हम थ्योरम के अंदर पढ़ेंगे और थ्योरम में हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे, लेकिन विदाउट मैथमेटिकली अगर यहाँ ये फिगर आपको समझ में आ गया है तो आपको रीमान इंटीग्रल के अंदर जितने भी उसकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ लीजिए कि पूरा कॉन्सेप्ट उसका समझ में आ गया। अगर ये फिलॉसफी समझ में आ गई तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा और ईजिली आप इस टॉपिक को आप ईजी वे में सारी चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। तो दोनों को अगर तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि लोअर सम यदि हम P के करस्पॉन्डिंग निकालें और P स्टार के करस्पॉन्डिंग फाइंड करें, तो P स्टार के करस्पॉन्डिंग लोअर सम यदि मैं P के करस्पॉन्डिंग फाइंड करूं और P स्टार के करस्पॉन्डिंग फाइंड करूं, जहां पे P स्टार क्या है, P का सुपर सेट है, और अगर ये सुपर सेट है तो ये क्या बन जाएगा, रिफाइनमेंट ऑफ P, मतलब P स्टार में कुछ एडिशनल पॉइंट हमने ज़्यादा पॉइंट लिया हुआ है, एक पॉइंट ज़्यादा लिया है जिसको जीटा से डिनोट किया है इसमें, ठीक है। तो अगर P स्टार के करस्पॉन्डिंग लोअर सम निकालें और P के करस्पॉन्डिंग लोअर सम निकालें तो दोनों में बड़ा कौन होगा, तो इसका आप जवाब तुरंत देंगे कि इसमें ये बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने ये डिस्क्राइब किया है कि लोअर सम जो होता है किसी भी पार्टीशन के थ्रू जो लोअर सम होता है वो कुछ नहीं बल्कि लेफ्ट अप्रोच से बने हुए उस पार्टीशन के थ्रू जितने रेक्टेंगल्स बनेंगे लेफ्ट अप्रोच से उन टोटल रेक्टेंगल्स की एरिया का सम बताता है। और हमने यहाँ पे देखा है कि अगर कोई एक पार्टीशन है उसके थ्रू जितने रेक्टेंगल्स बने हैं लेफ्ट अप्रोच से उनकी एरिया का सम निकाल लें और फिर उस पार्टीशन का रिफाइनमेंट कर दें, मतलब एडिशनल पॉइंट बढ़ा दें उसमें, और फिर रेक्टेंगल बनाएं और जितने रेक्टेंगल बने उनकी लेफ्ट अप्रोच से उनकी एरिया का सम निकालें तो थोड़ा सा ज़्यादा हमको एरिया मिलता है। मतलब लोअर सम रिफाइनमेंट के करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा बढ़ता है और अपर सम रिफाइनमेंट के करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा घटता है, मतलब कम होगा। तो लोअर सम विथ रिस्पेक्ट टू P एंड लोअर सम विथ रिस्पेक्ट टू P स्टार, इसमें अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा होगा, या बहुत होगा तो इसके ये इक्वल हो सकता है। और अपर सम विथ रिस्पेक्ट टू P एंड अपर सम विथ रिस्पेक्ट टू P स्टार अगर ये फाइंड करेंगे तो इसमें कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि अपर सम में रिफाइनमेंट के करस्पॉन्डिंग जो अपर सम होता है वो घटता है। क्यों, क्योंकि पार्टीशन P के करस्पॉन्डिंग जब राइट अप्रोच से रेक्टेंगल बनाएंगे उनकी एरिया का सम निकालें और फिर रिफाइनमेंट करें, मतलब एडिशनल पॉइंट हम जब बढ़ा रहे थे फिर राइट अप्रोच से जब रेक्टेंगल बना रहे थे तो उसमें जो टोटल एरिया का सम आ रहा था पहले वाले से थोड़ा कम आ रहा था, तो इसलिए ये कम होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने फिगर के थ्रू ही ये दोनों रिजल्ट ऑब्जर्व कर लिए कि ये होगा, जबकि हालांकि इन रिजल्ट्स को हम लोग ये जो रिजल्ट्स है ना, ये एक थ्योरम है, इसको हम लोग थ्योरम के अंदर भी पढ़ते हैं। तो थ्योरम में हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे, लेकिन विदाउट मैथमेटिकल प्रूफ हम लोग यहाँ ज्योमेट्रिकली इस फिगर के थ्रू ही इस रिजल्ट को मतलब बता दे रहे हैं, या इसको समझ पाने में सक्षम है कि हाँ, इसकी वैल्यू इससे छोटी होगी और इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो रीमान इंटीग्रल टॉपिक के अंदर इसकी पीछे की जो फिलॉसफी थी, इसके पीछे की जो आइडियोलॉजी थी, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के इन्होंने एक नई थ्योरी डेवलप की, उसको हम लोगों ने आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से हम इस सिस्टमेटिक वे में डेफिनीशन और थ्योरम्स के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।